हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में एक बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। आप सबका स्वागत है आज पंडा में फिर से एक बार नई वीडियो के साथ। आज की जो क्लास रहने वाली है हमारी, वो क्रिया की क्लास होगी। ठीक है, जानेंगे कि क्रिया के जो है कितने वर्गों में क्रिया को बांटा गया है, क्या क्रिया की परिभाषा है, ठीक है, क्रिया कितने प्रकार की है। तो ये सब जो हम जानने वाले हैं यहाँ पे। एक चीज और, जिस स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जो है इन सब की पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, और क्विजेज, आपको क्विजेज भी वहाँ पे अटेम्प्ट करने के लिए प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक क्लास के जो है संज्ञा की क्लास हो चुकी है, सर्वनाम की हो चुकी है। ठीक है, उनके सबको आपको पीडीएफ नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर क्लास नोट्स बनाना नहीं चाहते कोई स्टूडेंट्स तो कोई जरूरत नहीं है, क्लास नोट्स भी आपको जो है प्राप्त हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले बात करते हैं क्रिया। क्या है? क्रिया। क्रिया को जो है दो वर्गों के आधार पर बांटा गया है। कितने वर्गों के आधार पर बांटा गया है? दो वर्गों के आधार पर बांटा गया है। पहला क्या है? पहला है कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर। ठीक है, और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार। ठीक है, क्रिया के जो है, क्रिया को दो वर्गों के आधार पर बांटा गया है। पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अब कर्म के आधार पर जो है इसमें दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से दो वर्ग हैं? पहला है आपका अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। दूसरा है आपका सकर्मक क्रिया। क्या है? सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो कर्म के आधार पर जो है दो वर्गों में बांटा गया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। लेकिन वहीं अगर बात करूं मैं प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जो है इसको 8 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला क्या रहेगा? सबसे पहला रहने वाला आपका संयुक्त क्रिया। कौन सी? संयुक्त क्रिया। ठीक है, दूसरा रहेगा आपका नाम धातु क्रिया। नाम, नाम धातु क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, फोर्थ नंबर पर रहेगा आपका पूर्वकालिक क्रिया। क्या रहेगा? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पांचवें नंबर पे आपका रहेगा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। ठीक है, छठवें नंबर पे रहने वाला आपका कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। ठीक है, यहां लिख देता हूं साइड में जो है। सातवें नंबर पे रहेगा कि सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। ठीक है, आठवें नंबर पे रहेगा सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। तो यहाँ पे जो है क्रिया को दो वर्गों में बांटा गया, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, इन्हीं के बारे में जो आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अब बात करते हैं वहां पे क्रिया की परिभाषा। किसकी? क्रिया। क्रिया की परिभाषा क्या रहेगी? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या लिखेंगे हम? जिस शब्द से, जिस शब्द से किसी काम, किसी काम का करना, किसी काम का करना या होना पाया जाता है, या होना पाया जाता है, होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं।
उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं यहाँ पे कि संश्लिष्ट विभक्ति क्या होता है। क्या संश्लिष्ट विभक्ति, संश्लिष्ट विभक्ति के बारे में जानकारी। ठीक है। मैं ये कहूं कि किसी सर्वनाम के साथ अगर विभक्ति लिखना क्या कहलाता है, कि सर्वनाम के साथ क्या लिखेंगे हम, सर्वनाम के साथ, सर्वनाम के साथ विभक्ति लिखना, क्या लिखना, विभक्ति लिखना, सर्वनाम के साथ विभक्ति लिखना ही क्या कहलाता है, संश्लिष्ट विभक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, संश्लिष्ट विभक्ति कहलाता है। ठीक है। कि सर्वनाम के साथ अगर विभक्ति लिखना क्या कहलाता है, सर्वनाम के साथ विभक्ति लिखना संश्लिष्ट विभक्ति कहलाता है। कैसे, अब यहां जानेंगे। मैं लिखता हूं एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं लिखता हूं यहां पे कि उसने खाना खाया। क्या लिखा मैंने, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया। तो यहां पे जो अगर मैं देखूं उसने, तो इसमें सर्वनाम है, सर्वनाम क्या है इसमें, ये सर्वनाम है। ठीक है। इसमें क्या लगा हुआ है, एक विभक्ति लगा हुआ है, कौन सा, ने। तो इसमें जो है क्या है कि सर्वनाम के साथ में जो है विभक्ति लगा हुआ है, उसने है। ठीक है। तो इसमें विभक्ति इसके साथ लगा हुआ है, सर्वनाम के साथ जो एक विभक्ति लगा हुआ है। ठीक है। तो इसी चीज को क्या कहेंगे कि ये जो है संश्लिष्ट विभक्ति है। ठीक है। अगर सर्वनाम के साथ अगर विभक्ति लिख दिया गया है साथ, तो वो संश्लिष्ट विभक्ति कहलाएगा। ठीक है। अगर ये इसके साथ ना होता तो जो है ये विश्लिष्ट विभक्ति होती। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं संश्लिष्ट विभक्ति के लिए, जैसे ब्रैकेट में यहां डाल देता हूं, तुझको, क्या हो सकता है, तुझको, या हो सकता है तुमसे, और इसके, इसने, इसका। ठीक है। और क्या हो जाएगा, मुझको, मुझको। ठीक है। ये सभी क्या है, ये संश्लिष्ट विभक्ति कहलाती। ठीक है। आगे बात करते हैं हम, विश्लिष्ट विभक्ति किसे कहते हैं। क्या है, विश्लिष्ट विभक्ति, विश्लिष्ट विभक्ति, इसके बारे में भी जान लेते हैं पहले। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं ये। विश्लिष्ट विभक्ति उसे कहते हैं जो संज्ञा के साथ हो, ठीक है, किंतु विभक्ति अलग लिखी हो। संज्ञा के तो साथ हो, क्या लिखेंगे परिभाषा में, परिभाषा में लिखेंगे हम यहाँ पे कि विभक्ति संज्ञा के साथ हो, संज्ञा के साथ हो, क्या, विभक्ति संज्ञा के साथ हो किंतु विभक्ति अलग लिखी हो। किंतु एक पॉइंट क्या डाल दिया इसमें हमने, किंतु, किंतु विभक्ति अलग लिखी हो, विभक्ति अलग लिखी हो, अलग लिखी हो। ठीक है। संज्ञा के तो साथ हो लेकिन वो संज्ञा के साथ तो है किंतु विभक्ति अलग लिखी हुई है, संज्ञा के साथ है लेकिन अलग लिखी हुई है, उसी चीज को जो क्या कहेंगे, विश्लिष्ट विभक्ति कहा जाता है। जैसे मैं ये कहूं, राहुल ने शेर देखा। एक उदाहरण मैं यहाँ पे लेता हूं, क्या लेता हूं एक यहाँ पे, एक उदाहरण मैं लेता हूं, राहुल ने, राहुल ने शेर देखा। क्या देखा, राहुल ने एक शेर देखा। अब यहाँ पे समझो, राहुल यहाँ पे क्या है, राहुल जो है यहाँ पे संज्ञा है, ये राहुल क्या है यहाँ पे, ये राहुल यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे संज्ञा के साथ है किंतु विभक्ति अलग है। यहाँ विभक्ति क्या है, ने, ने क्या है इसमें, विभक्ति। ठीक है। संज्ञा के साथ है लेकिन संज्ञा से क्या है, संज्ञा के तो साथ है किंतु विभक्ति अलग लिखी हुई है।
ठीक है, संज्ञा के साथ है लेकिन विभक्ति अलग लिखी हुई है तो इसको विशिष्ट विभक्ति कहा जाएगा। इसमें क्या था कि सर्वनाम के साथ है, उसने क्या है, ये उस सर्वनाम है, तो इसमें जो है विभक्ति इस सर्वनाम के साथ लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, साथ तो है किंतु विभक्ति अलग है। ठीक है, संज्ञा के साथ तो है विभक्ति लेकिन अलग है, तो इस चीज को जो है विशिष्ट विभक्ति कहा जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने लिखवाया था आपको कि कर्म के आधार पर जो है दो वर्गों में क्रिया को बांटा गया है, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे अकर्मक क्रिया की। इसकी अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब अकर्मक क्रिया क्या होती है, सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्म के बजाय कर्ता पर पड़ता है। क्या लिखेंगे हम, वे क्रियाएं, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्म के बजाय किस पर पड़ता है, कर्ता पर। कर्म के बजाय, कर्म के बजाय कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है वो, अकर्मक क्रिया कहलाती है। ये याद रखना है कि वे क्रियाएं जिनका प्रभाव जो है कर्म की बजाय किस पर पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता हो, यानी कर्ता कौन होता है, करने वाला। ठीक है, अगर उस पर प्रभाव पड़ रहा है तो वे क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्म के बजाय, कर्म का इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई रोल नहीं है कर्म का, ठीक है, कर्म की कोई जरूरत नहीं है, तो जो है कर्म के बजाय किस पर पड़े, कर्ता पर पड़ता है प्रभाव। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया कहा। अब यही मैं उदाहरण की बात करता हूँ। उदाहरण जैसे बच्चा रो रहा है, मैंने क्या लिखा, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, बच्चा रो रहा है। एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि बच्चा रो रहा है। इसमें अगर देखा जाए बच्चा क्या है, ये बच्चा जो है इसमें करता है, क्या है, करता है। ठीक है, रो रहा है, ये रोना इसमें क्या है, ये रो क्या है इसमें, क्रिया है। रोना क्या है इसमें, ये रोना इसमें क्या है, ये जो है क्रिया है, क्या है, क्रिया है। ठीक है, रहा है क्या है इसमें, रहा है जो है ये एक सहायक क्रिया है, क्या है, सहायक क्रिया है। अब यहां समझते हैं। ठीक है, यहां क्या समझेंगे हम, कि बच्चा जो है कितना भी जोर से रोए, रोने का प्रभाव सिर्फ बच्चे पर ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कर्ता कौन है, बच्चा है। बच्चा यहाँ पर कितना भी तेज रोए, रोने का प्रभाव जो है सिर्फ बच्चे पर ही पड़ेगा, इसीलिए जो है बच्चा कौन है, कर्ता है। तो यहाँ जो है कर्म के बजाय किस पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। आया समझ में, कि इसमें जो है प्रभाव कर्म को छोड़कर किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, और कर्ता इसमें जो है कौन है, वो बच्चा है कर्ता इसमें। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चा कितना भी जोर से रोए, रोने का प्रभाव बच्चे पर ही पड़ेगा, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं लिखता हूं चील आकाश में उड़ती है, क्या लिख देता हूं मैं, कि चील, चील आकाश में उड़ती है, चील आकाश में उड़ती है, ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब यहां पर अगर मैं कहूं ये चील, ये चील क्या है, चील यहां पर करता है, कौन है, चील यहां पर क्या है, करता है। ठीक है, आकाश क्या है यहां पर, आकाश जो यहां पर आधार है, क्या है, आधार है। ठीक है, अब मैं ये कहूं उड़ती, ये क्या है, उड़ती जो है यहां पे क्रिया है। ठीक है, एक चीज ये कि चील जो है क्या होगा, कि चील कितना भी जोर से उड़े,
उड़ने का प्रभाव चील पर ही पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? चील पर ही पड़ेगा, आकाश पर नहीं पड़ेगा। थकेगा कौन? चील ही तो थकेगी। तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? चील पर पड़ रहा है। और चील कौन है? करता है। तो इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है, काफी बेहतरीन तरीका है ये समझने का कि प्रभाव किस पर पड़ रहा है? चील पर पड़ रहा है। ठीक है, चील कितना भी जोर से उड़ ले, उड़ने का प्रभाव सिर्फ चील पर ही पड़ेगा, ना कि आकाश पर पड़ेगा। तो प्रभाव किस पर पड़ा? चील पर पड़ा। और चील क्या है? चील करता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्लियर हुआ अकर्मक क्रिया यहाँ पे? ठीक है, चलिए, उम्मीद है सबको समझ आया होगा। तो इसमें जो है मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, आपका जो भी यूपीएसआई एग्जाम होने वाला है उसमें आप जो है संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, और भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे क्रिया विशेषण, ठीक है, इन सब में क्या है आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। विलोम शब्द भी आपके आते हैं, ठीक है, पर्यायवाची भी आते हैं, और क्या आते हैं, ठीक है, लेखक भी आते हैं। तो आपको जो है हर पॉइंट में डे बाई डे करा रहा हूँ। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए एज फंडा में। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो है आपको क्विज फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए गए हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको जो है ये जो क्लास चल रही है इसके भी पीडीएफ नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आपका था सकर्मक क्रिया। क्या थी? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अब ये सकर्मक क्रिया क्या होती है? इसमें होता है, सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि कर्म पर प्रभाव पड़ता है, कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, सकर्मक क्रिया में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? सकर्मक क्रिया में, सकर्मक सकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्म पर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव, कर्म पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कर्ता पर, लेकिन कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक है, उसे जो है सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि सकर्मक क्रिया में जो है कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ कर्ता पर, सॉरी, सकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव पड़ता है, कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सकर्मक क्रिया में जो है कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, सकर्मक क्रिया में, सकर्मक सकर्मक क्रिया में, ठीक है, किसकी आवश्यकता नहीं होती है? कर्म की आवश्यकता। हाँ, सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है। ये याद रख। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं थोड़ा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बोल गया हूँ। तो सकर्मक क्रिया में जो है कर्म की आवश्यकता होती है, क्योंकि सकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसमें जो है आपको कर्ता की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या है, इसको भी जो है किस में बांटा गया है? दो में, दो भागों में जो है सकर्मक क्रिया को यहाँ पे बांटा गया है। कौन कौन से दो? एक, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया लिख देते हैं यहाँ पे। कितने भागों में बांटा गया है इसको? एक कर्मक क्रिया, एक एक कर्मक क्रिया, और दूसरा क्या है? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, दूसरा क्या है? द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक क्रिया की बात करें तो जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक कर्म का बोध हो, उसे एक, क्या बोलते हैं उसको? एक कर्मक क्रिया कहते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम कि जिस सकर्मक क्रियाओं में, जिस सकर्मक या जिन सकर्मक क्रियाओं में, जिस सकर्मक क्रियाओं में
केवल एक कर्म का बोध हो, केवल एक कर्म का बोध हो, एक कर्म का बोध हो, ठीक है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्मक क्रिया कहते हैं जिस सकर्मक क्रिया में केवल एक कर्म का बोध होता है। अब कैसे होगा कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। एग्जाम्पल यानी उदाहरण क्या रहेगा, जैसे मैं ये कहूं कि बबीता गाना गाती है, बबीता गाना गाती है, बबीता गाना गाती है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि बबीता गाना गाती है, इसमें सिर्फ एक कर्म का बोध कर रहा है। कौन? गाना। कौन? गाना। क्या बोध कर रहा है ये? कि एक कर्म का बोध कर रहा है, ठीक है, ये याद रखना। एक कर्म का बोध हो रहा है, बोध कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ जो है, तो यहाँ पे गाना क्या है? कर्म करना है। तो यहाँ पर सिर्फ जो है क्या है? एक ही क्या है यहाँ पे? सिर्फ केवल एक कर्म का बोध हो रहा है, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द्विकर्मक क्रिया। क्या है? नेक्स्ट है आपका द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया की अगर बात करें, इसमें है कि जिन क्रियाओं में जो है दो कर्म का बोध होता हो। क्या लिखेंगे यहाँ पे? जिन क्रियाओं में, जिन क्रियाओं में दो कर्मों का, दो कर्मों का क्या होता हो? बोध होता, बोध होता हो, ठीक है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी जिन क्रियाओं में दो कर्मों का बोध होता हो। जैसे मैं ये कहूं, एक उदाहरण अगर मैं लेता हूं यहाँ पे, उदाहरण क्या लेता हूं मैं एक, जैसे मान लो मैंने कहा कि गोपाल ने लोगों को पानी पिलाया। गोपाल ने क्या किया? लोगों को पानी पिलाया, लोगों को पानी पिलाया, ठीक है। इसमें जो है द्विकर्मक क्रिया, आप कहोगे कहां से द्विकर्मक क्रिया होगी, बताते हैं। गोपाल क्या है यहाँ पे? गोपाल करता है। कौन है गोपाल? करता है। लोगों को, ये क्या है? कर्म है, ठीक है। और एक कर्म यह है पानी, पानी पिलाया क्या है? ये भी एक कर्म है। तो दो कर्म हो गए। कितने कर्म हो गए ये? दो कर्म हो, ठीक है। गोपाल कौन है? इसमें करता है, इसलिए इसको जो है द्विकर्मक क्रिया क्या कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है दो कर्म का बोध हो रहा है, ठीक है। एक लोगों को और एक पानी पिलाया है, तो इसमें जो है दो कर्म है, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया कहलाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहां तक क्लियर हो गया हमारा। यहां पे हमने बताया था आपको प्रयोग के आधार पर, एक ये क्या बताया था? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो है सबसे पहले क्या है? संयुक्त क्रिया है। यही अब करेंगे, ठीक है। क्या था यहाँ पे? प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर जो है, ठीक है। पहले क्या चल रहा था? पहले जो है आपका चल रहा था कर्म के आधार पर, और अब चल रहा है प्रयोग के आधार, ठीक है। प्रयोग के आधार पर सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया जो है क्या है? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है। सिंपल भाषा में क्या है कि जब कोई क्रिया, जब कोई क्रिया, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, दो क्रियाओं के संयोग से, संयोग से
निर्मित होती है, निर्मित होती है, तो उसे जो है क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है संयुक्त क्रिया। ठीक है, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब कहोगे कैसे, अब यहाँ पे उदाहरण की जरूरत पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे अगर मैं लिखता हूं सीता पढ़ने लगी, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से समझना है। सीता पढ़ने लगी, सीता जो है क्या करने लगी है, सीता पढ़ने लगी है। यहाँ पढ़ना, ठीक है, और लगना यानी लगी, क्या है, ये क्रियाएं हैं। ठीक है, क्या है, क्रियाएं हैं। देखो मैं यहाँ कहूँ, यहाँ पर जो है पढ़ना, एक क्या हो जाएगा, एक तो पढ़ना, ठीक है, और एक लगना, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्रियाएं हैं। ठीक है, क्रियाएं हैं दोनों, क्या हैं, क्रियाएं हैं दोनों, और ये मिलकर क्या बना रही हैं, मिलकर जो है, मिलकर क्या बना रही हैं, मिलकर जो कहें कि पढ़ने लगी, यानी संयुक्त क्रिया बना रही हैं। क्या करने लगे, पढ़ने लगी, पढ़ने लगी, यही बनाया है ना, पढ़ना और लगना। ठीक है, क्या है, ये क्रियाएं हैं, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, पढ़ने लगी, संयुक्त क्रिया बनी हुई है। क्या बनी हुई है, संयुक्त क्रिया बना रही है, संयुक्त क्रिया बना रही हैं। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी बट मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पढ़ना और लगना जो है वो क्रियाएं मिलकर पढ़ने लगी जो है संयुक्त क्रिया बना रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये क्या है, ये संयुक्त क्रिया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब वहीं मैं अगर दूसरा कोई सेंटेंस लिख देता हूं कि मीराबाई स्कूल चली गई, क्या लिख दिया मैंने, मीराबाई, मीराबाई, कोई और भी नाम ले सकते हैं, स्कूल चली गई, कहाँ चली गई, स्कूल चली गई। ठीक है, इसमें भी जो है क्या है, यहाँ पे दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, कौन, संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पर जो है चली और एक गई, यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्रियाएं मिलकर क्या बना रही हैं, यहाँ पे संयुक्त क्रिया बना रही हैं। ठीक है, चलना और गई क्या है, ये यहाँ पे दोनों संयुक्त क्रिया बना रही हैं, तो इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया है ये। ठीक है, संयुक्त क्रिया समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे जो है दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो रही है। ठीक है, कौन, संयुक्त क्रिया, यहाँ पे ये दोनों क्रियाएं हैं, चली और गई। ठीक है, इन दोनों क्रियाओं के संयोग से जो निर्मित होती है उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त क्रिया की मुख्य पहचान क्या होती है, ये भी हमको पता होना चाहिए, संयुक्त क्रिया की पहचान। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, संयुक्त, संयुक्त क्रिया की पहचान। ठीक है, कि ये संयुक्त क्रिया है, कैसे पहचाना जाएगा। ठीक है, संयुक्त क्रिया में एक मुख्य धातु होता है और दूसरी जो है सहायता क्रिया होती है। जैसे मैं ये लिखूं आपके लिए कि संयुक्त क्रिया में, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, संयुक्त क्रिया में, संयुक्त क्रिया में एक मुख्य धातु होती है, कौन होता है, एक मुख्य धातु, मुख्य धातु, और दूसरी जो है सहायता क्रिया होती है। दूसरी क्या होती है, दूसरी जो है सहायता क्रिया होती है, सहायता क्रिया होती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहीं आपसे बोलूं, क्या लिखूं उदाहरण के तौर पे मैं, कि दौड़ आया, एक मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिख दिया, क्या, दौड़ आया। इस दौड़ आया में जो है, दौड़ क्या है, लिख देते हैं, दौड़ जो है वो मुख्य धातु है, क्या है, मुख्य धातु, कौन है, दौड़ है, और आया क्या है, यहाँ पे सहायता क्रिया है। ये जो आया है यहाँ पे ये क्या है, ये सहायता क्रिया है। ठीक है, मुख्य धातु और सहायता क्रिया की जो है क्या होती है, एक सहायक मुख्य धातु होता है और दूसरी जो है सहायता क्रिया होती है, ये आपको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नाम धातु क्रिया। क्या है आपका, नाम धातु क्रिया।
नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया में अगर देखा जाए तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में क्रिया को जोड़ने से नाम धातु क्रिया बनती है। ये आपको याद होना चाहिए। क्या परिभाषा लिखेंगे हम इसकी? संज्ञा, क्या लिखेंगे? संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और क्या है? विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में क्रिया को जोड़ने से नाम धातु क्रिया बनती है। ठीक है, शब्दों में क्रिया को जोड़ने से क्या बनता है? नाम धातु क्रिया बनती है। ये याद रखना है। सिंपल परिभाषा है। क्रिया बनती है। अब कैसे बनती है वो यहाँ उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, बना के बताते हैं आपको। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में क्रिया को जोड़ने से नाम धातु क्रिया बनती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं संज्ञा के आधार पर कैसे बनेंगे। ठीक है, संज्ञा से। किससे? संज्ञा से। संज्ञा से कहां पर जाना है? नाम धातु में। ठीक है, मैंने कहा बात क्या है? बात भी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, और शर्म बोलूं मैं? शर्म, झूठ, और क्या बोल सकता हूं मैं? लाठी, और रंग, और लाभ। ये मैंने कुछ वर्ड लिए संज्ञा से रिलेटेड। ठीक है, यहां पर जो है बात का क्या हो सकता है? बतियाना। तो नाम धातु इसका क्या हो जाएगा? बतियाना। क्या हो गया? बतियाना। शर्म का क्या नाम धातु हो जाएगा? शर्माना। क्या हुआ? शर्मा। झूठ का झुठलाना। झूठ का क्या हो जाएगा? झुठलाना। ठीक है, लाठी का क्या हो जाएगा? लठियाना। क्या हो जाएगा? लठियाना। ठीक है, रंग का क्या हो जाएगा? रंगना। क्या लिख सकते हैं रंग के लिए? रंगना। लात का क्या हो जाएगा? लतियाना। लतियाना। ठीक है, ये सभी नाम धातु जो है सर्वनाम संज्ञा से बने हुए। ठीक है, यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में क्रिया को जोड़ने से नाम धातु बनते हैं। तो इसमें जो है क्रिया जोड़ी गई है। जैसे संज्ञा क्या है? बात। तो यहाँ पे जो है इनमें सब में क्या लगाया गया है? इन सब में जो है प्रत्यय लगाया गया है। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने लिखा था बात, बात का मैंने आपको क्या बताया? बतियाना। ठीक है, इसमें क्या प्रत्यय लगा? इसमें दो प्रत्यय लगे हुए हैं। एक तो या प्रत्यय लगा हुआ है। क्या प्रत्यय लगा हुआ है इसमें? बतियाना में अगर बात करूं मैं, क्या है वो लगा हुआ है? एक तो या प्रत्यय लगा हुआ है। या क्या लगा हुआ है? एक प्रत्यय लगा हुआ है। और इसमें जो है एक क्या लगा हुआ है? नहीं, संज्ञा भी तो है इसमें। ठीक है, क्या लगा हुआ है इसमें? एक संज्ञा लगा हुआ है। ठीक है, संज्ञा क्या है इसमें? बात है। प्लस में इसमें और क्या लगा हुआ है? एक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? या। क्या लगा हुआ है? या प्रत्यय लगा हुआ है। और एक प्रत्यय और लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ना। ठीक है, तो ये भी प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या था अर्थ, कि जो संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। ठीक है, वे क्रियाएं, अगर सिंपल हो एक चीज और कहें कि वे सभी क्रियाएं जिनमें संज्ञा शब्दों में जो मतलब वे क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। संज्ञा शब्दों में क्या जोड़ा जा रहा है? संज्ञा शब्द में जो है इसमें क्या जोड़ा जा रहा है? प्रत्यय को ही जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय क्या जोड़ा गया था? एक तो या प्रत्यय जोड़ा गया और एक ना प्रत्यय जोड़ा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये भी क्या है? प्रत्यय है। क्लियर है? चलिए, जैसे शर्म में क्या था? शर्म की अगर बात करते हैं इसमें, शर्म में जो है आ यानी संज्ञा तो है ही, संज्ञा तो है ही इसमें। अब इसमें क्या जोड़ा गया? शर्म में अगर बात करें, शर्म क्या था? संज्ञा था, संज्ञा तो है ही। प्लस में एक प्रत्यय क्या जोड़ा गया इसमें? शर्म में आ। एक तो आ प्रत्यय जोड़ा गया है इसमें।
और दूसरा प्रत्यय क्या जोड़ा गया है इसमें सर्व में? दूसरा प्रत्यय जो है ना जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? ना प्रत्यय जोड़ा गया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान पे रखना है कि क्या ध्यान में रखना है कि वे क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। ठीक है, कौन? नाम धातु क्रिया हैं, वे क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। ठीक है, क्रिया को जोड़ने से नाम धातु क्रिया, ये आपको याद रखना है। जैसे आपको बताया, बात का क्या किया गया? बतियाना। इसमें दो प्रत्यय लगाए गए, एक या और न। ठीक है, संज्ञा से नाम धातु में ये परिवर्तित हो गया है। वहीं अगर मैं बात करूं अब विशेषण के लिए या सर्वनाम के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं? सर्वनाम के लिए। ठीक है, यानी सर्वनाम से क्या बनाना है हमें? सर्वनाम से जो है हमें नाम धातु बनाना है। नाम धातु। ठीक है, सर्वनाम में कुछ ले लेता हूं, जैसे अपना, मेरा, आप, ये सभी क्या हैं? ये सभी सर्वनाम हैं। अब सर्वनाम से नाम धातु कैसे बनेगा? इसमें इसमें ना प्रत्यय लगाया गया है, अपनाना। ठीक है, क्या बनेगा? अपनाना। मेरा का क्या हो जाएगा? मेरे आना। मेरे आना, इसमें भी दो प्रत्यय लगे हुए हैं। आपका क्या हो जाएगा? आपस। क्या हो जाएगा? आपस। अगर वही जो है विशेषण की वजह से अगर बनाना पड़े, विशेषण से जो है कैसे बनेगा नाम धातु? विशेषण से। विशेषण से जो है क्या बनाना है? नाम धातु बन। तो विशेषण से नाम धातु, जैसे गर्म क्या है? विशेषण कहलाएगा। मोटा भी क्या है? विशेषण है। नरम क्या है? विशेषण है। गर्म का क्या हो जाएगा? गरमाना। नाम धातु किस में चेंज हुआ? गरमाना। मोटा का मोटाना या मोटापा भी हो सकता है। ठीक है, नरम का क्या होगा? नरमाना। तो ये जो है क्या है? विशेषण से नाम धातु परिवर्तित। ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी नाम धातु क्रिया जो है यहाँ पे खत्म हो जाए। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है आपका, ये दूसरा नंबर था ना नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जो है वो दूसरा नंबर था। ठीक है, तो अब जो है थर्ड नंबर है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। थर्ड नंबर क्या है आपका? थर्ड नंबर है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है इसके बारे में जानना पड़ेगा। प्रेरणार्थक क्रिया जो है ना, वह क्रिया होती है जिसमें जो है कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा सिंपल वर्डों में रहेगी। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है कौन सी क्रिया होती है? वह क्रिया होती है जिसमें जिसमें कर्ता यानी काम करने वाले को क्या बोलते हैं? जिसमें कर्ता स्वयं काम न करके, स्वयं काम न करके, स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है। किसी किसी दूसरे को किसी दूसरे को काम करने की किसी दूसरे को काम करने की क्या देता है? प्रेरणा देता है। प्रेरणा देता है, उसे क्या कहते हैं? या किसी और से काम करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी जिसमें जो है कर्ता स्वयं काम न करे, दूसरे को काम करने की प्रेरणा दे, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा? उदाहरण के बारे में जान लेते हैं। उदाहरण उदाहरण के तौर पे अगर मैं लिखता हूं, क्या लिखूं? कि मालिक नौकर से काम करवाता है। क्या लिखा मैंने? मालिक नौकर से काम करवाता है। ठीक है, कर्ता कौन है इसमें? मालिक है। मालिक जो है यहाँ स्वयं काम न करके किससे काम करवा रहा है? वो नौकर से काम करवा रहा है। ये क्या कहेगा? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें भी जो है भागों में इसको भी डिवाइड किया गया है।
ठीक है, किसको? प्रेरणार्थक क्रिया को। ठीक है, एक तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और एक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इस क्रिया को भी कितने भागों में बांटा गया है? अगर पहले कहेंगे हम क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है, इसमें क्या होता है? कर्ता जो है स्वयं कार्य करने में शामिल रहता है। इसमें क्या होता है, लिखता हूं मैं। इसमें जो है कर्ता, इसमें कर्ता स्वयं कार्य करने में शामिल रहता है। स्वयं कार्य करने में, स्वयं कार्य करने में शामिल रहता है, शामिल रहता है। यानी इसमें जो है कर्ता जो है स्वयं भी, यानी किसी काम में कर्ता भी शामिल होगा किसी के साथ, तो वो क्या कहेंगे हम उसे? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाएगा। जैसे मैंने गरीबों को खाना खिलाया। ठीक है भाई, मैंने गरीबों को खाना खिलाया, तो इसमें क्या है? ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। मैं ये लिखूं उदाहरण के तौर पर, मैंने मैंने गरीबों को खाना खिलाया। यही बोला था ना मैंने गरीबों को खाना खिलाया। ठीक है, इसमें जो है कर्ता कौन है? मैंने, यानी मैं करता हूं इसमें। ठीक है, तो स्वयं भी क्या है? इसमें शामिल है। जो काम मतलब खाना जो खिलाया गया है वो उसमें स्वयं भी शामिल है, उसने खुद भी खाना खिलवाया है 7 लोगों के मिलकर। तो इस चीज को जो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाएगा, क्योंकि इसमें कर्ता स्वयं कार्य करने में शामिल है। ठीक है, तो इस चीज को हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया था आपको द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क्या था? द्वितीय द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जो है, इसमें क्या होता है? इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, कि इसमें यानी जिसमें क्या लिखेंगे हम? जिसमें जिसमें जो है कर्ता स्वयं कार्य न करके, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके, ठीक है, किसी दूसरे को कार्य करने की, किसी किसी दूसरे को किसी दूसरे को कार्य करने की कार्य करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, कि प्रेरणा देता है, उसे जो है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी जो है मैं उदाहरण की बात कर लेता हूँ। इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, उदाहरण की बात करें यहाँ पे, तो उदाहरण के तौर पे जो है क्या हो जाएगा? जैसे मैं ये कहूँ आपसे कि मैंने नौकर से काम करवाया, मैंने करवाया नौकर से काम। ठीक है, या मैं कहूँ अध्यापक ने छात्रों से प्रोजेक्ट बनवाए, या एक और कह सकता हूं मैं, राहुल ने राहुल ने राजन से खाना बनवाया, राजन से खाना बनवाया। यहां पर जो है कर्ता कौन है? यहाँ पर राहुल है, यहाँ पर। ठीक है, कर्ता कौन है? राहुल है, तो राहुल ने ही क्या करवाया? राजन से खाना बनवाया। तो राहुल ने क्या कहा? यहाँ पे कर्ता जो है स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य की प्रेरणा देता है। तो राहुल ने किसको प्रेरणा दी कार्य करने की? राजन को, कि खाना बनाओ। ठीक है, खाना राजन से बनवाया राहुल ने। तो ये जो है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी, क्योंकि इसमें जो है कर्ता शामिल नहीं रहता है किसी भी कार्य में। प्रथम प्रेरणार्थक क्या था? उसमें कर्ता शामिल रहता है कार्य में, लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता जो है शामिल नहीं रहता है। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पर फोर्थ नंबर है आपका पूर्वकालिक क्रिया। क्या है? फोर्थ नंबर है आपका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है, उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसमें भी एक कंडीशन होती है। ठीक है,
पहले समाप्त हुआ कार्य को पूर्वकालिक कार्य कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या कहेंगे, उसको पूर्वकालिक कार्य कहते हैं। जैसे क्रिया कहते हैं जब कर्ता एक कार्य को, तो चलो इसकी डेफिनेशन लिख ही देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब कर्ता एक कार्य को जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है, तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है, दूसरे कार्य में लग जाता है। ठीक है, तो उस पहले समाप्त हुए कार्य को तो उस पहले समाप्त हुए कार्य को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पहले समाप्त हुए कार्य को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये आपको याद रखना है, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर अगर समझा जाए, इसमें है कि जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करने के बाद अगर तुरंत किसी कार्य में लग जाता है, ठीक है, तो उस पहले समाप्त हुए कार्य को, मतलब दूसरे काम में लगने से पहले जो काम समाप्त किया था, उस कार्य को जो है पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण कैसे, चलिए मैं ये कहूं रोहित खाना खाकर सो गया। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, रोहित खाना खाकर सो गया। ठीक है, यहां जो है सो गया क्या है, एक मुख्य क्रिया है। लिख देता हूं, सो गया, ये क्या है, ये एक मुख्य क्रिया है। क्या है, मुख्य क्रिया है, ये आप याद रखें। ठीक है, सो गया क्या है, यहाँ पे एक मुख्य क्रिया है। और खाकर ये क्या है, ये पूर्वकालिक क्रिया है। खाकर कहाँ पे है इसमें, ये रहा। ये क्या है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया है। अभी समझाता हूं क्या है ये जो है पूर्वकालिक क्रिया है। ये क्यों पूर्वकालिक क्रिया है यहाँ पर खाकर, ये इसलिए पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि खाने का काम जो है सोने से पहले समाप्त हो गया था। यही बोला ना, रोहित खाना खाकर सो गया, यानी सोने से पहले उसने खाना खा लिया था। ठीक है, तो खाना जो है सोने से पहले उसने समाप्त कर दिया था, तो ये इसीलिए जो है क्या है, ये पूर्वकालिक क्रिया है यहाँ पे खाकर। खाकर क्या है यहाँ पर, पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि खाना जो है सोने से पहले खा लिया गया था। ठीक है, वहीं अगर मैं दूसरा उदाहरण लिखता हूं, पुजारी ने नहाकर पूजा की, और अच्छे से समझ में आएगा। पुजारी ने नहाकर पुजारी ने नहाकर पूजा की। ठीक है, तो पूजा करना यहाँ पे क्या है, मुख्य क्रिया है। ठीक है, इसमें जो है यहाँ लिखते हैं हम, पूजा करना क्या है, यहाँ पे पूजा करना जो है वो एक मुख्य क्रिया है। क्या है, मुख्य क्रिया है यहाँ पे पूजा करना। वहीं अगर मैं बात करूं, नहाकर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। नहाकर क्या है, नहाकर जो है इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। क्यों है, इसका भी एक रीजन है, और वो रीजन क्या है, वो रीजन ये है क्योंकि नहाने का काम जो है पूजा करने से पहले समाप्त हो गया था। ये सेंटेंस में कहा गया है कि पुजारी ने नहाकर पूजा की, यानी नहाने का काम जो है पूजा करने से पहले ही पुजारी जी ने जो है समाप्त कर दिया था। तो इसीलिए नहाकर जो है इसमें क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, और पूजा करना जो है इसमें मुख्य क्रिया है। ठीक है, नहाकर जो है क्या है, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि नहाने का काम जो है पूजा करने से पहले समाप्त हो गया था। ठीक है, जो कार्य पहले समाप्त हो जाए वही क्या कहलाएगा, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पे, चलिए विद सॉल्व एग्जाम्पल के बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया आपको, और आशा करता हूं कि सबको बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर आएगा आपका सहायक क्रिया।
क्या आएगा? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया की अगर बात की जाए यहाँ पे, सहायक क्रिया जो है मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर जो अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है उसको सहायक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, किसके साथ मिलकर? मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अगर कोई अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। यानी सहायक क्रिया, इसकी परिभाषा, पहचान, यानी सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को, प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट क्या करती है? एक तो स्पष्ट करती है और दूसरा पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। स्पष्ट एवं पूर्ण करने में, पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो उसे जो है सहायक क्रिया कहा जाता है। समझ में आया कि सहायक क्रिया जो है क्या होती है? जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होती है और किसी अर्थ को स्पष्ट करती है या पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं यहाँ पे, उदाहरण मैंने एक लिखा सिंपल सा, वह जा रहा है। बहुत ही सिंपल है, वह जा रहा है। ठीक है, जा रहा है तो भाई जाने दो, रोको मत। ठीक है, क्या लिखा? वह जा रहा है। इसमें जा क्या है? ये जो जा है इसमें मुख्य क्रिया है, ये आपको याद रखना है। ये जा क्या है यहाँ पे? ये जो जा है ये मुख्य क्रिया है। क्या है? मुख्य क्रिया है, ये याद रखेंगे। रहा है क्या है? ये सहायता क्रिया है। क्या है ये? सहायता क्रिया है, सहायता क्रिया है। ठीक है, मुख्य क्रिया के साथ जो प्रयुक्त हुई, मुख्य क्रिया के साथ जो है क्या प्रयुक्त हुआ? रहा है। यही प्रयुक्त हुआ है ना, रहा है। तो रहा है क्या है यहाँ पे? ये सहायक क्रिया है, क्योंकि इसने अर्थ को पूर्ण करने में इसकी सहायता की है। ठीक है, बाकी सिर्फ यही होता कि वह जा, तो ये क्या था? ये अधूरा सेंटेंस था, लेकिन इसी में जो है, इसी वर्ड्स में क्या लगा दिया गया? रहा है। और वो रहा है क्या है? वो सहायता क्रिया है। ठीक है, मुख्य क्रिया में जो है, मुख्य क्रिया क्या है? जा। अब जा में जो है क्या लगा दिया हमने? सहायता क्रिया लगा दी, रहा है। तो ये क्या बन गई? ये एक सहायक क्रिया है। ठीक है, मुख्य क्रिया के साथ जो है प्रयुक्त होकर, और इसमें जो है क्या हुआ? पूर्ण, क्या किया? पूर्ण करने में, यानी स्पष्ट एवं पूर्ण करने में जो है सहायता प्रदान की है। यानी सेंटेंस को पूर्ण करने में एक सहायता प्रदान की है, इसीलिए जो है ये सहायक क्रिया है। ठीक है, समझ में आया? अब मैं ये कहूं, वह खाना खा रही होगी। क्या लिखा मैंने? एक सेंटेंस उदाहरण के तौर पर, वह खाना, वह खाना खा रही होगी, खा रही होगी। यहां पे अगर मैं बात करूं, खाना जो है यहाँ पे क्या है? वो मुख्य क्रिया है। क्या है? खाना। खाना जो है यहाँ पे क्या है? वो मुख्य क्रिया है। ये बात याद रखना, खाना जो यहाँ पे मुख्य क्रिया है, लेकिन रही होगी क्या है? सहायता क्रिया है, यानी सहायक क्रिया है। क्या है? सहायता क्रिया या सहायक क्रिया। ठीक है, वह खाना खा, सिर्फ इतना अगर सेंटेंस होता तो ये कुछ नहीं होता। अब उसमें जो है क्या जोड़ दिया गया? एक सहायक क्रिया जोड़ दी गई है। ठीक है, जिससे जो है क्या हुआ कि पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो गया या पूर्ण सहायता प्रदान कर दी गई है। यानी किसी सेंटेंस को पूर्ण करने में प्रदान की गई सहायता ही सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है, सहायक क्रिया जो है किसके साथ जुड़ती है? मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होगी। मुख्य क्रिया इसमें क्या था? खाना इसमें मुख्य क्रिया। ठीक है, खाना इसमें मुख्य क्रिया था, और ये मुख्य क्रिया किसके साथ जुड़ी? सहायक क्रिया के साथ। ठीक है, मुख्य क्रिया किसके साथ जुड़ी है? सहायक क्रिया के साथ जुड़ी है, ये आपको याद रखना। सहायक क्रिया जो है मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट किया और उस अर्थ को जो है पूर्ण किया, वाक्य को पूर्ण कर दिया, तो इसलिए इसको सहायक क्रिया कहा जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है आपका कृदंत क्रिया। छठवें नंबर पे क्या है? कृदंत क्रिया। ये आप याद रखेंगे, छठवीं है आपकी कृदंत क्रिया। क्या होती है? जब मूल धातु जो है ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग हो। जैसे क्या लिखेंगे यहाँ पे?
जब मूल धातु, जब मूल धातु, ठीक है, ना प्रत्यय को छोड़कर, किसको प्रत्यय को छोड़कर, ना प्रत्यय को छोड़कर, ना प्रत्यय को छोड़कर, ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग हो, कोई अन्य प्रत्यय, कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग हो, ठीक है। यानी जब मूल धातु, मूल धातु जैसे मैं कहूं चलना, ठीक है, ना को छोड़कर नहीं चलेगा, क्या है, जैसे मूल धातु है चलेगा। जब मूल धातु ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग हो, उसको क्या कहते हैं हम, कृदंत क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, यहाँ पे मैंने कहा चलना, इस चलना में जो है अगर ना प्रत्यय को छोड़ दिया जाए, इस ना प्रत्यय को छोड़ दिया जाए और इसके जगह कोई अलग कोई प्रत्यय लगा दिया जाए, चलना की जगह अगर मैं लिख देता हूं चलेगा, तो क्या प्रत्यय लगा, एगा। कौन सा प्रत्यय लगाया गया, एगा प्रत्यय लगाया गया है ना को हटाकर। तो यही क्या है, ये कृदंत क्रिया है। वहीं अगर लिख दिया जाए घूमना, क्या लिखा गया है, घूमना, तो जब बताया था ना, मूल धातु ना प्रत्यय को छोड़कर, किस प्रत्यय को छोड़कर, ना प्रत्यय को छोड़कर जो है कोई अन्य प्रत्यय अगर प्रयोग किया जाए तो उसको कृदंत क्रिया कहते हैं। अब इसमें अगर मैं जो है घूम कर लिख देता हूं, ठीक है, ना हटाकर या घूम कर लिख देता हूं, तो यही कृदंत क्रिया है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि दौड़ना, अब इस दौड़ना में से अगर जो है ना प्रत्यय हटा दिया जाए और इसकी जगह जो है कोई अन्य प्रत्यय लगा दिया जाए, जैसे दौड़ेगा, तो इसमें जो है एगा क्या है, प्रत्यय लगाया गया है, तो इसमें दौड़ेगा हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे जो है कृदंत क्रिया थी, बहुत सिंपल थी, सबको समझ आया होगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में रहना नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन रह गया तो समझिए आपके 2.5 मार्क्स चले गए, और 2.5 मार्क्स आपको कितना नीचे रैंक पे ले आएंगे, आप खुद समझदार हो इस चीज को समझने के लिए, और आप खुद जिम्मेदार होंगे इस चीज की, ठीक है। तो आपको एक भी मार्क्स नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कोई मार्क्स नहीं कटने चाहिए। 7वां नंबर है आपका सामान्य क्रिया। क्या है, सामान्य क्रिया। अब यहाँ पे बात की जाए सामान्य क्रिया क्या होती है, मान लीजिए जब क्रिया को जो है ना पूर्ण करने के लिए एक पद की आवश्यकता और हो, तो उसको जो है सामान्य क्रिया कहा जाता है। जैसे क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, जब क्रिया को, जब जब क्रिया को, जब क्रिया को पूर्ण करने के लिए, पूर्ण पूर्ण करने के लिए, ठीक है, किसकी आवश्यकता हो, एक पद की आवश्यकता, एक पद की आवश्यकता हो, आवश्यकता हो, एक पद की आवश्यकता हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। ये आपको याद है। कैसे, उदाहरण के तरीके से जानेंगे यहाँ पे, कि जब क्रिया को जो है पूर्ण करने के लिए एक पद की आवश्यकता हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, सामान्य क्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए कि उदाहरण, उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, मैं लिख दूं कि राहुल जाओ, ठीक है, यहाँ क्या लिखा मैंने, राहुल जाओ, ये वर्ड मैंने आपको लिख दिया है। अब इसमें जो है क्रियापद क्या है, जाओ, इसमें जो है एक क्रियापद है, क्या है ये जो है इसमें क्रियापद है, ठीक है। जब क्रिया को पूर्ण करने के लिए एक पद की आवश्यकता हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, सामान्य क्रिया कही जाएगी, ठीक है। मैं ये कहूँ राघव दौड़ा, या मैं ये कहूँ विनीत चल, ये भी क्या है, सामान्य क्रिया है, क्योंकि इसमें जो है सामान्य क्रिया क्या रहेगा, चल जो है इसमें एक क्रियापद हो जाएगा, ठीक है। या मैं लिखूं विनीत, विनीत चल, तो इसमें जो है चल क्या है, यहाँ पे चल जो है क्रियापद है, ये क्या है, ये यहाँ पे जो है क्रियापद है, ठीक है। सामान्य क्रिया यही होता है जब क्रिया को पूर्ण करने के लिए एक पद की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और लास्ट भी है, सजातीय क्रिया। क्या है,
8वां पॉइंट है आपका सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया कौन सी होती है? ठीक है, जब एक क्रियापद, ठीक है, दो रूपों में लिखा हो। सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। जब जब एक क्रियापद जब एक क्रियापद जो है किसमें लिखा हो? दो रूपों में लिखा हो। दो रूपों में दो रूपों में लिखा हो। दो रूपों में लिखा हो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। ये आपको याद रखना। यानी जब एक क्रियापद दो रूपों में लिखा हो, उदाहरण से समझ में आएगा यहाँ पे कैसे होगा, तो उदाहरण से समझते हैं। मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूं। भारत ने लड़ाई लड़ी। क्या लिखा मैंने? कि भारत ने लड़ाई लड़ी। ठीक है, लड़ाई यहाँ पे क्या है? लड़ाई जो है यहाँ पे क्या है? ये कर्म है। क्या है? ये कर्म है। लड़ी क्या है? लड़ी जो है यहाँ पे क्रिया है। ये क्या है? यहाँ पे क्रिया है। ठीक है, तो जब एक क्रियापद दो रूपों में लिखा हो, अब यहाँ पे जो है दो रूपों में लिखा है एक ही क्रियापद, एक कर्म में लिखा हुआ है, एक क्रिया में लिखा हुआ है। दो रूपों में लिखा हुआ है ना, लड़ाई में और लड़ी में। तो दोनों की मूल धातु क्या है? इनमें दोनों की जो है मूल धातु क्या है? मूल धातु है इसमें लड़। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या है? ये सजातीय क्रिया कहलाती है, क्योंकि इनमें जो है एक ही क्रियापद के दो रूपों में लिखा होता है। एक ही क्रियापद दो रूपों में लिखा होता है। ठीक है, बच्चों ने खेल खेला। एक उदाहरण और, बच्चों ने, यहां लिखते हैं बच्चों ने खेल खेला। ठीक है, क्या खेला? खेल खेला। तो क्या खेला? खेल खेला, तो ये क्या है? ये यहाँ पे कर्म है। ठीक है, खेलना क्या है? यहाँ पे ये क्रिया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये क्या कहलाएगा? ये सजातीय क्रिया कहलाती है, क्योंकि इसमें जो है जब एक ही क्रियापद है, क्या है? खेल खेला, तो इसमें जो है क्या है? क्रियापद खेल, इसमें एक क्रियापद होगा, मूल धातु क्या रहेगा इसमें? खेल। ठीक है, तो यही क्या होगा? सजातीय क्रिया होगी, क्योंकि इसमें जो है एक ही क्रियापद दो रूपों में लिखा गया है। खेल एक क्रियापद है तो एक खेल में लिखा है, और दूसरा जो है खेला इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ मानसी ने सुंदर गाना गाया, हरीसा ने सुंदर गाना गाया, तो गाना और गाया इन दोनों में जो है क्या है? गाया। गाया क्या हो जाएगा? कर्म है, और गाया, गाना क्या है? कर्म है, और गाया क्या है? क्रिया हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास जो है आपकी समाप्त हो गई। टॉपिक था आपका क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सभी कुछ आपको जो है डिटेल में बता दिया गया है। ठीक है, आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर एक बार कहता हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, टेलीग्राम चैनल में जो है आपको ये जो क्लास के जो नोट्स है ना, क्लास के जो ये नोट्स हैं पीडीएफ में, किस में मिल जाएंगे आपको? पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, और यही जो करवाया है PYQ क्वेश्चंस की आपको जो है क्विजेज वहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो है जो भी आपकी यूपीएसआई की जो नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको जो है मिल जाएगी। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आपको जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। हिंदी में 40 में से 40 लेके आना है। हर सब्जेक्ट में जो आपको टॉप करना है। नहीं तो अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा तो आपके जो है 2.5 मार्क्स जो है आपके डिटेक्ट यानी डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। आप हर टॉपिक को जो है बेहतरीन तरीके से कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है कि ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि पेपर ना आप बनाओगे ना हम बनाएंगे। पेपर जो है बनाने वाले बनाएंगे, और वो क्या सोचकर बनाएंगे? वो हमारी सोच से नहीं बनाएंगे, वो अपनी सोच से बनाएंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी टॉपिक रहना नहीं चाहिए। ठीक है, डे बाय डे नए नए टॉपिक्स आप करते रहिए, और जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए टेलीग्राम पे जाइए, और वहां पे जो है आप इनके जो है क्विजेस अटेम्प्ट करिए। आपको क्विजेस से पता लगेगा कि आप जो है कितना सीखे हैं। ठीक है, आपको कितना आता है, आपसे कहाँ जो है मिस्टेक हुई है, कहाँ गलती हो रही है, ये भी आपको पता लग जाएगा जब टेलीग्राम पे आप क्विज अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत।